जी द पेपर इज March 20 पेपर 3 वेरिएंट 2 सही है, तो ध्यान देना। Which statement about a product with external cost must be correct? External cost का मतलब थर्ड पार्टी नेगेटिव इफेक्ट, सही है, थर्ड पार्टी नेगेटिव इफेक्ट। तो क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा बताओ? थर्ड पार्टी नेगेटिव इम्पैक्ट, द कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट हैज पॉजिटिव इफेक्ट्स, नहीं, ये तो एक्सटर्नल बेनिफिट हो गया। द प्राइवेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सीड द सोशल कॉस्ट, गलत, सोशल कॉस्ट एक्सीड करती है प्राइवेट कॉस्ट को। द प्रोडक्शन हैज नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन थर्ड पार्टीज, यस, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, सही है। द सोशल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एक्सीड सोशल बेनिफिट, अब कुछ बच्चे बोलते हैं ये आंसर है जनरली। तो अगर मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला कि सोशल कॉस्ट एक्सीड करिए सोशल बेनिफिट को, जो कि सही भी है, एक्सटर्नल कॉस्ट हो सकता है, पर लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरी एक्सटर्नल कॉस्ट 0 है, मेरी सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट है और वो बहुत ज्यादा है, तो फिर भी तो सोशल कॉस्ट एक्सीड कर सकता है ना सोशल बेनिफिट को, मानते हो उस बात को? ये मैंने जो बोला है समझ आया? तो इसका मतलब तभी आंसर मेरा सी है। मोस्ट सेफ ऑप्शन जो है ना वो मेरा सी है, सही है, सेफेस्ट ऑप्शन। बेसिकली एमसीक्यू नहीं है ये, बीसीक्यू है, बेस्ट चॉइस, सही है। तो 1 का आ गया सी। 2, What is correct if a firm in a perfectly competitive market is maximizing its long run profit? मुझे बताओ, परफेक्ट कंपटीशन में हम हमेशा किधर ऑपरेट करते हैं? परफेक्ट कंपटीशन में हम हमेशा किधर ऑपरेट करते हैं? MC इक्वल्स टू MR पे करते हैं, क्योंकि और कोई हमारा एम ही नहीं होता। नहीं भाई, क्या हो गया? MC इक्वल्स टू MR पे हम हमेशा ऑपरेट करते हैं ना, फिर वो शॉर्ट रन कंडीशंस होती हैं वगैरह। हाँ, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है, यस 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 यस, ऑपरेट तो MC इक्वल्स टू MR पे करते हैं ना, पर लॉन्ग रन पे नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो लॉन्ग रन का अगर मैं आपके सामने ग्राफ बनाऊं ताकि रिवाइज भी हो जाए, तो ये मैंने आपके सामने बना दिया, PCR, दिस इज माय क्वांटिटी, प्राइस इज इक्वल्स टू डिमांड इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR। तो ये मैंने मिस्टर डाफ बना दिया, ये मेरी MC आ गई, और ये मेरा लॉन्ग रन का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। इस पॉइंट पे आप नोटिस करो, मेरी MC इक्वल्स टू प्राइस है, तो MC इक्वल्स टू प्राइस है तो एलोकेटिव एफिशिएंसी भी है, ठीक है ना ऐसा? अच्छा, MC इक्वल्स टू प्राइस है तो एलोकेटिव एफिशिएंसी भी है, और एवरेज कॉस्ट मिनिमम है तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी है, सही है। तो दोनों एफिशिएंसीज अचीव हो रही हैं, तो आंसर क्या होगा? प्रोडक्टिव भी हो रही है, एलोकेटिव भी हो रही है, तो आंसर विल बी डी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, the table shows the result of a cost benefit analysis undertaken by a government when it was considering investing 200 million in a new port। तो इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी है? 200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, सही है। प्राइवेट बेनिफिट मुझे दिए हुए 230 के, प्राइवेट कॉस्ट दिए हुए और ये दिया हुआ है, तो मेरी सोशल कॉस्ट क्या होगी? सोशल कॉस्ट विल बी 250, सही है। द गवर्नमेंट विल बिल्ड द एयरपोर्ट इफ द नेट सोशल बेनिफिट, नेट सोशल बेनिफिट क्या होता है? सोशल बेनिफिट माइनस सोशल कॉस्ट, सही है। नेट सोशल बेनिफिट क्या होता है? सोशल बेनिफिट माइनस सोशल कॉस्ट, क्रिएट्स अ रिटर्न ऑफ एटलीस्ट 10%, सही है। ये कह रहा है द गवर्नमेंट विल बिल्ड द एयरपोर्ट इफ द नेट सोशल बेनिफिट, नेट सोशल बेनिफिट क्या होता है? नेट सोशल बेनिफिट इज बेसिकली सोशल बेनिफिट माइनस सोशल कॉस्ट, और ये कह रहा है ये एटलीस्ट 10% होना चाहिए। तो ये कह रहा है सोशल बेनिफिट माइनस सोशल कॉस्ट जो है वो 10% होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। तो कितना होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का? 10% कितना होगा? 20 मिलियन। अच्छा, तो 20 मिलियन इज इक्वल टू सोशल बेनिफिट मुझे नहीं पता, सोशल कॉस्ट कितना है? 250, तो मेरा सोशल बेनिफिट कितना आ जाएगा? 270। सोशल बेनिफिट मुझे मिल गया 270 का। तो अगर मुझे सोशल बेनिफिट मिल गया है 270 का, सवाल में मुझसे क्या पूछा हुआ है? व्हाट विल बी द मिनिमम एक्सटर्नल बेनिफिट नीड टू बी इन US मिलियन डॉलर्स टू अचीव दिस। तो एक्सटर्नल बेनिफिट कितना होगा? 40 होगा, जाहिर सी बात है। आप क्या करोगे? प्राइवेट बेनिफिट को माइनस कर दोगे, तो 40 विल बी योर एक्सटर्नल बेनिफिट, सही है। तो आपका आंसर होगा डी। क्लियर? क्लियर? सही है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, the diagram shows a total utility curve for a consumer at which point does marginal utility will be 0। mu 0 होता है तो टोटल किधर होता है? मैक्स। तो आंसर क्या होगा? सी होगा, परफेक्ट। तो यहां पर मेरा TU मैक्स है, सही है।
The diagram shows a consumer's indifference curve and a budget line for electronic goods and food. If income and prices remain the same, at which point on the diagram will the consumer maximize satisfaction? Satisfaction maximize किधर हो रही है? Equi marginal principle कहाँ पर हो रहा है? B के ऊपर हो रहा है. Yes. Indifference curve is tangent to the budget line. सही है. यहाँ पर मेरा MUX divided by PX is equals to MUY over PY. Slope of indifference curve और slope of budget line equal है. Equi marginal principle. सही है. Consumer equilibrium बोलते हैं जिसको. Consumer equilibrium क्या बोलते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, या दूसरे लफ्जों में बोल सकते हो MUX इज इक्वल्स टू ओवर MUY इज इक्वल्स टू PX ओवर PY. दैट इज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन, रेशियो ऑफ प्राइसेस, दोनों इक्वल है. सही है. तो 5 का आंसर आपका हो जाएगा B. 6. द टेबल शोज कंज्यूमर्स टोटल यूटिलिटी. Which curve would mean that the marginal utility is diminishing? मैं ये वापस रिपीट करा रहा हूँ. पहले भी इससे हम ये वाली चीज कर चुके हैं पर एग्जैक्टली ये डायग्राम नहीं थी. TU अगर मेरा इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है तो MU विल राइज. TU अगर मेरा डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है तो MU विल फॉल. TU अगर मेरा फॉल हो रहा है तो इसका मतलब है MU विल बी नेगेटिव. इंक्रीजिंग रेट का अगर आपको ग्राफ बनाना है, टोटल यूटिलिटी का अगर आपको इंक्रीजिंग रेट का ग्राफ बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? यूं बनाओगे. सही है. इंक्रीजिंग रेट यूं होता है. अगर आपको डिक्रीजिंग रेट का बनाना है TU का, तो डिक्रीजिंग रेट का कैसे बनाओगे? यूं बनाओगे. सही है. तो मुझे बताओ किधर हो रही है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? कौन सा वाला डिक्रीजिंग रेट वाला है? जो डिक्रीजिंग रेट वाला होगा उसमें मेरा MU डिमिनिश होगा. सिंपल सी बात. यस. TU1, TU2 नहीं, TU2 तो इंक्रीजिंग रेट है भाई. TU2 इज इंक्रीजिंग रेट. इंक्रीजिंग रेट में तो MU बढ़ता है. TU4 मेरा फॉल हो रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पर MU मेरा नेगेटिव होगा. TU1 आप देखो डिक्रीजिंग रेट है. TU1 आप देखो डिक्रीजिंग रेट है तो यहाँ पर मेरा MU फॉल हो रहा होगा. डिमिनिश बोला है ना, डिमिनिश, तो MU फॉल की बात कर रहा है. ये समझ आया? बहुत टेक्निकल MCQ था. क्लियर है? ये जो कर्व मैं आपको कराते रहता हूँ ना बार बार, देखो ये काम आ गया यहाँ पे. सही है. ठीक है. Which is an internal economies of scale. भाई इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या क्या आता है? फाइनेंशियल, परचेजिंग, आप कह सकते हो रिस्क बेयरिंग, उसके अलावा आप क्या कह सकते हो? टेक्निकल. सही है. चीपर लोन्स फ्रॉम अ लोकल बैंक रिजल्टिंग फ्रॉम अ मर्जर. आप मर्ज हो गए, आप लार्ज फर्म हो, आपको जो है वो लोन्स सस्ते में मिल जाएंगे, कम इंटरेस्ट रेट में मिल जाएंगे. तो ये क्या है? दिस इज फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल. तो ए आंसर होगा. Efficient local transport networks, external. Specialist training facilities, external economies of scale है ये. The reputation, again, external economies of scale. Clear? तो आंसर ये होगा. ठीक है. समझ आ गया? Question number 8. Why might a firm continue in production in the short run even if though the price of its product is fallen below average total cost? ये कह रहा है कि average revenue average total cost से ज़्यादा है क्योंकि basically average revenue is my price. तो फिर भी ये ऑपरेट कर रहा है. तो ये क्यों ऑपरेट कर रहा होगा? It anticipates a rise in variable cost. नहीं, अगर इसको एंटिसिपेट हो रहा है वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है तो फिर ये नहीं ऑपरेट करेगा. It expects the fall in price to be temporary. Yes, अगर इसको ऐसा लगता है कि जो ये प्राइस गिरी है वो छोटे टाइम के लिए गिरी है तो फिर टेंशन वाली बात नहीं है, वापस ऊपर आ जाएगी ना प्राइस. It has large fixed cost, फिर तो बंद कर देना चाहिए. It has no control over the price, बंद कर देना चाहिए. सही है. ठीक है. क्लियर ये वाला पेज पूरा? The diagram shows the producer that a producer increases output from OQ1 to OQ2. सही है. तो Q1 पे क्या कर रहा हूं मैं? MC equals to MR. प्राइस मेरी चल रही है ये नहीं, प्राइस मेरी चल रही है ये MC equals to MR पे. सही है. और ये मेरा MR 0 है और मेरी प्राइस चल रही है ये. तो प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, तो क्या होगा? प्रॉफिट डिक्रीज होगा. प्रॉफिट विल रिड्यूस एंड टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज क्योंकि आप MR 0 पे जा रहे हो ना. तो क्योंकि आपका यहाँ पर TR मैक्सिमाइज होता है तो रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट गिरेगा क्योंकि आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग से सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन पे जा रहे हो. आप प्रॉफिट मैक्स से सेल्स मैक्स पे जा रहे हो.
तो आपका प्रॉफिट जो है वो फॉल होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा। सही है। What is true about economies of scale but not diseconomies of scale? What is true about economies of scale but not diseconomies of scale? सही है। They occur because average revenue is increasing, बिल्कुल गलत। ये तो economies of scale के बारे में भी सच नहीं है। They occur because the management policy changes, kind of देख लेते हैं। They occur in the short run, गलत। long run में आते हैं। They occur with decreasing average cost, yes। ये मेरे economies of scale के बारे में सच है, पर diseconomies of scale के बारे में झूठ है। सही है। इससे ये दोनों के लिए सही है, मतलब ये जो है ना, ये वाला, ये दोनों के लिए सही है। मैनेजमेंट की पॉलिसी चेंज होने से डिसइकोनॉमी भी हो सकता है, इकोनॉमीज भी हो सकता है। इसने बोला था कि कौन सा इकोनॉमीज ऑफ स्केल के लिए है और कौन सा डिसइकोनॉमीज के लिए नहीं है। सही है। तो ये इकोनॉमीज के लिए और डिसइकोनॉमीज के लिए नहीं है। सही है। क्लियर। What is most likely to be found when comparing the long run equilibrium outcome in monopolistic competition with that in perfect competition? Monopolistic और perfect competition के long run में क्या फर्क है? एक फर्क आता है खाली, इनएफिशिएंसी का। परफेक्ट कंपटीशन में एफिशिएंसी होती है, मोनोपोलिस्टिक में नहीं होती। लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट तो दोनों में होता है, लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट तो दोनों में होता है, पर एक में जो है वो एफिशिएंसी अचीव होती है, एक में नहीं होती। और मोनोपोलिस्टिक में एफिशिएंसी क्यों नहीं अचीव होती? क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस कैपेसिटी आता है। याद है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस कैपेसिटी? बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम ये। तो ये सारी चीजें गलत हैं। सही है। A government divides the nationalized rail service and sells it to 5 private companies। तो प्राइवेटाइज कर रहा है, 5 प्राइवेट कंपनी को अलग अलग करके बेच दिया है। द लार्जेस्ट ऑफ दिस कंपनीज, लार्जेस्ट डोमिनेट्स द 4 स्मॉलर कंपनीज। तो ये क्या हो रहा है? मोनोपोली से मोनोपोलिस्टिक तो नहीं हो रहा। मोनोपोलिस्टिक में तो 20 से 30 फर्म होती हैं, तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं हो रहा। इट विल क्रिएट एन ओलिगोपोली, यस। 4 to 5 लार्ज फर्म्स विद अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस लीडरशिप। सबसे बड़ी फर्म को फॉलो करेंगे, तो बी आंसर है। इट विल एनकरेज फ्रीडम ऑफ एंट्री, नो, फ्रीडम एंट्री नहीं होगा। इट विल गारंटी टिकट प्राइसेस बेस्ड ऑन एवरेज कॉस्ट, गलत। सही है, तो आंसर बी होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। व्हाट इज मेंट बाय रियल वेजेस? जिस वर्ड के पहले रियल आ जाए इसका मतलब है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। The marginal physical product, no. The opportunity cost, no. The purchasing power, yes. Purchasing power represents your real purchasing power. Wages net of tax, नहीं। Wages net of tax होती है disposable। सही है। Clear? The graph shows the percentage growth in average earnings for the UK economy। आप नोटिस करो यूके में वेजेस गिर रही हैं, क्या ऐसा ही हो रहा है? यूके में वेजेस गिर रही हैं। व्हाट इज मोस्ट लाइकली कॉज द पैटर्न शो? क्योंकि देखो, आप देखो एवरेज अर्निंग ये रही और एवरेज अर्निंग गिरते जा रही है, बेसिकली ग्रोथ ऑफ एवरेज अर्निंग। व्हाट इज मोस्ट लाइकली? अ डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ लेबर। अगर सप्लाई ऑफ लेबर गिर जाएगी तो ये तो वेजेस तो बढ़ जाएंगी। यहाँ पर तो वेजेस गिर रही हैं, तो ये तो नहीं होगा। अ डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, वर्कर की डिमांड बढ़ेगी, तो वेजेस तो बढ़ जाएंगी, तो ये भी नहीं होगा। अ डिक्रीज एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, भाई वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो वर्कर की वेजेस बढ़नी चाहिए, अगेन फालतू। एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ लेबर फोर्स, सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ रही है जिसकी वजह से पहले के मुकाबले में जो है वो वेजेस गिर जाएंगी, तो आंसर होगा डी। क्लियर? Which combination of policy changes is most likely to redistribute income from the richest household to the poorest household in an economy? Which combination of policy changes is most likely to redistribute income from the richest household to the poorest household? तो इनकम को redistribute कर रहा है, तो इनडायरेक्ट टैक्स को तो डिक्रीज करना चाहिए, क्योंकि आप रिग्रेसिव टैक्सेशन को जो है वो क्या करोगे? कम करोगे। मीन टेस्टेड बेनिफिट को बढ़ा दो, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट को बढ़ा दो, और यूनिवर्सल बेनिफिट को कम कर दो, बेनिफिट्स फॉर एवरीवन ना। क्योंकि आपको जो है वो गरीब को एडवांटेज देना है, तो आप सबको क्यों दे रहे हो? तो यूनिवर्सल बेनिफिट को कम कर दो, तो डिक्रीज। तो आंसर क्या होगा? ए। सबके लिए फायदा नहीं चाहिए ना भाई, गरीबों के लिए चाहिए। तो यूनिवर्सल बेनिफिट दोगे, अगर लेट से मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सस्ता कर दिया, इससे तो सबको फायदा होगा, अपने को तो गरीबों को फायदा उठाना है। ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा 15 क्लियर है। अच्छा उसके बाद
16. The diagram shows the impact on the labor market of the introduction of a national minimum wage. What do the distances x, y and y z represent? हाँ भाई x, y क्या होता है? x पे अगर आप नोटिस करो तो ये मेरा क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर है और ये मेरा क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर है. तो x से y क्या हो रहा है? करंटली जो है वो इतने वर्कर एम्प्लॉयड है, मिनिमम वेज लगी तो अब इतने हो रहे हैं. इसका मतलब है जो बेचारे करंट एम्प्लॉयड थे वो भी बेघर हो गए. सही है, उनकी भी जॉब चली गई. तो रिडंडेंसी ऑफ एग्जिस्टिंग वर्कर्स, एक्स वाई क्या है? रिडंडेंसी ऑफ एग्जिस्टिंग वर्कर्स. और पहले इतने एम्प्लॉयड थे और अब जो है वो वर्कर एक्स्ट्रा इतने आ गए. मतलब अनएम्प्लॉयमेंट तो इतनी है पर एक्स्ट्रा वर्कर इतने आ गए. तो इसका मतलब है ये कौन है? अनएम्प्लॉयड न्यू एंट्रेंट. जो नए लोग मार्केट में आए वो अनएम्प्लॉयड बैठे हैं. तो वाई जेड का गैप ये बता रहे हैं मुझे. सही है, क्लियर? तो आगे बढ़ जाओ. सही है. 17. At present, motorists who drive their cars within Area 1 on the map pay a daily congestion charge of $8. सही है. जो एरिया 1 के अंदर लोग हैं ना वो $8 का कंजेशन चार्ज देते हैं कि भाई ट्रैफिक की जो कॉस्ट होती है. Which car journeys would decrease if which car journeys would decrease in number if the congestion charge area were extended to area 2. मतलब कंजेशन चार्ज अब ये हो जाएगा पूरा सर्कल. सही है. तो कह रहा है कौन सी जर्नी डिक्रीज होगी. मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, क्या पहले, ये रिपीटेड एमसीक्यू ये बहुत आता है, क्या पहले x to z की जर्नी हो रही थी? मुझे एक बात बताओ, जो बंदा x से z आ रहा है, जो बंदा x से z आ रहा है वो पहले भी $8 दे रहा था, अब भी $8 देगा. तो क्या कोई इस पे फर्क आएगा जर्नी पे? क्या कोई जर्नी पे फर्क आएगा? नहीं आएगा. y to z जो ट्रेवल कर रहा था वो पहले भी $8 दे रहा था, अब भी $8 देगा. तो इस पे भी कोई फर्क नहीं आएगा. z to y जो जा रहा था वो पहले भी $8 दे रहा था, अब भी $8 दे रहा है. तो जिसका z से पाला पड़ रहा है ना, जिसका z से पाला पड़ रहा है वो उसकी जर्नी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अच्छा, x to y, पहले x to y हो रहा था, जब मैं पहले x to y आ रहा था तो मुझे $8 नहीं देने पड़ रहे थे. पर अगर अब मैं x to y आऊंगा तो मुझे अब $8 देने पड़ेंगे क्योंकि मेरा एरिया अब इतना बड़ा हो गया है. तो इसका मतलब कि x to y की जर्नीज जो है वो पहले के मुकाबले में कम हो जाएंगी क्योंकि मुझे पहले नहीं पैसे देने पड़ रहे थे, अब मुझे पैसे देने पड़ेंगे. समझ आया? क्लियर? थोड़ा कंफ्यूजन, काफी को आ गया, काफी को नहीं आया. सही भाई. देखो x to z, देखो जो बंदा z पे ना वो पहले भी $8 दे रहा था, अब भी $8 दे रहा है. सही है. अब जैसे x to z, मैं जब x to z आ रहा था तो मैं पहले भी $8 दे रहा था, अब भी $8 दूंगा. तो मेरी जर्नी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. y to z, मैं जब y to z जा रहा था पहले भी $8 दे रहा था, अब भी $8 दूंगा. z to y, जब मैं z to y जा रहा था तो मैं निकल तो एरिया z से ही रहा था ना, तो मुझे $8 पहले भी देने पड़ रहे थे, अब भी देने पड़ रहे हैं. जब मैं पहले x to y जाता था तो मुझे $8 नहीं देने पड़ते थे क्योंकि एरिया y जो है, एरिया y, सिर्फ एरिया y की बात कर रहा हूँ, एरिया y जो है पहले वहां पर $8 की फीस नहीं थी. पर अगर अब मैं x to y जाऊंगा तो मुझे $8 देने पड़ेंगे. पहले मुझे नहीं देने पड़ रहे थे, अब मुझे देने पड़ेंगे. इसका मतलब है मेरी जर्नी कम हो जाएगी ना. अब अगर मैं x to y जाऊंगा तो मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं, पहले नहीं देने पड़ रहे थे. सही है. तो जिनका पाला पहले z से पड़ रहा था ना उनकी जर्नी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पहले भी दे रहे थे, अब भी देंगे. पर जो बेचारे अब वाई से टकरा रहे हैं ना वो फंस जाएंगे. सही है, एरिया वाई से. 18. What is most likely to be the biggest contribution to sustainable economic growth in a developed economy? Sustainable economic growth कौन सी है भाई? A movement from people from नहीं, रूरल टू अर्बन एरिया से सस्टेनेबल कुछ नहीं होता. टेक्निकल ट्रेनिंग, यस मैंने आपको बताया था. टेक्निकल ट्रेनिंग तो दोगे तो वर्कर वेस्टेज कम करेंगे, वेस्टेज कम करेंगे तो आगे वाली नस्लों के लिए बचेगा. एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, नो, ये तो सस्टेनेबल नहीं होता. राइजिंग कंज्यूमर क्रेडिट लेवल, जिसका कोई लेना देना नहीं है. सही है. तो मेरा यहाँ पे आंसर होगा बी. 18 का आंसर होगा बी. सही है. व्हेन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, इनकम मेथड क्या होता था? वेजेस प्लस इंटरेस्ट, सही है, प्लस प्रॉफिट्स. तो बेसिकली आप ये सारी चीजें यहाँ पर ऐड करोगे. सही है. इनकम्स, सारी इनकम्स. व्हाट वुड नॉट बी इंक्लूडेड, क्या इंक्लूड नहीं होता? इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड होता है, प्रॉफिट्स भी इंक्लूड होते हैं, रेंट भी इंक्लूड होता है, रेंट भी इंक्लूड होता है, ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होता, नॉट काउंटेड इन जीडीपी क्योंकि इससे कोई आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा, इससे कोई आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा.
तो डी आंसर होगा, सही है। Which changes to basic income at points W and X might be included in the calculation to reach disposable income? अच्छा, तो W पे क्या आना चाहिए? बेसिक इनकम में मैं क्या ऐड करूंगा तो मेरी ग्रॉस इनकम आ जाए? कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं नहीं नहीं, कॉस्ट ऑफ लिविंग का कोई यहाँ पे बेसिक इनकम में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्यों ऐड करोगे? जैसे ग्रॉस इनकम थोड़ी आएगी, नहीं, इससे तो माइनस हो जाएगा। तो बोनस पेमेंट ऐड करोगे तो आपकी ग्रॉस इनकम आ जाएगी। तो ग्रॉस इनकम में से आप इनडायरेक्ट टैक्सेस तो मेरे इनकम पे लगते ही नहीं है, डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स मेरा इनकम पे लगता है। सही है, इनडायरेक्ट टैक्स तो भाई गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, तो मेरा आंसर होगा ए। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी। सही है, क्लियर? In a closed economy with no government sector, when will an increase in investment spending generate the largest increase in national income? ये कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से रियल नेशनल इनकम जो है सबसे ज्यादा कब बढ़ेगी, मतलब मल्टीप्लायर सबसे ज्यादा किस में आएगा, बेसिकली ये पूछ रहा है। मल्टीप्लायर सबसे ज्यादा किस में आएगा? व्हेन हाउसहोल्ड हैव अ हाई लेवल ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन, इससे कोई लेना देना नहीं है इसका, वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम है ना भाई, इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम है। व्हेन हाउसहोल्ड हैव अ हाई लेवल ऑफ कंपल्सरी सेविंग, भाई सेविंग ज्यादा होगी तो कंजम्पशन कम होगी, कंजम्पशन कम होगी तो एडी कम होगा, गलत। व्हेन हाउसहोल्ड हैव अ हाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यस, जितना बड़ा एमपीसी होगा उतना बड़ा मेरा मल्टीप्लायर होगा। सही है, जितना बड़ा एमपीसी होगा उतना बड़ा मल्टीप्लायर होगा। लेट्स से मेरा मल्टीप्लायर 0.8 है तो 5 होगा, 0.9 है तो 10 मल्टीप्लायर होगा। सही है। व्हेन हाउसहोल्ड हैव अ हाई एमपीएस, भाई एमपीएस ज्यादा होगा तो एमपीसी कम होगा, एमपीसी कम होगा तो एडी कम होगा। सही है, तो सी आंसर है मेरा। सही है, बल्कि मल्टीप्लायर कम होगा, एमपीसी कम होगा, वही चीज है सारी। तो मेरा 21 का आंसर होगा सी। 22 The table shows economic data for 4 different countries for 2015. Which country is most likely to be classified as developed? एक डेवलप्ड कंट्री में जो है आपका जीडीपी पर एनम भी अच्छा होना चाहिए, एचडीआई तो हाईएस्ट होना चाहिए आपका, और पॉपुलेशन आपकी कम से कम होनी चाहिए। तो क्या आंसर होगा? मतलब बेसिकली आप यहाँ से जो इस डेटा से जो है ना वो जीडीपी पर हेड भी निकाल सकते हो, आप इस डेटा से जीडीपी पर हेड भी निकाल सकते हो। तो क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पर? आप यहाँ से जीडीपी पर हेड भी निकाल सकते हो। यस, आंसर विल बी बी, क्योंकि देखो एचडीआई सबसे हाईएस्ट है और जीडीपी और पॉपुलेशन भी अच्छी है, तो आप जीडीपी पर हेड भी यहाँ पर निकाल सकते हो। सही है, क्लियर है ये सारी कहानी? What is an example of a Keynesian macroeconomic policy that would reduce cyclical unemployment? हाँ भाई, कीनीजियन ने क्या बोला था फॉर सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट? कीनीजियन ने बोला था कि जब भी आपकी इकोनॉमी में सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो या ऐसी कोई भी सिनेरियो हो तो आप कोशिश करो कि आप एडिशनल डिमांड को क्रिएट करो, आप एडिशनल डिमांड क्रिएट करो। जब आप एडिशनल डिमांड क्रिएट करोगे तो इससे क्या होगा, आपकी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ? क्या आंसर होगा? एडिशनल डिमांड क्रिएट करनी है? नहीं, इस पॉइंट पे वो कहता है कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। देखो, जब भी इकोनॉमी में सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है ना, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना होता है, एडिशनल डिमांड क्रिएट करनी होती है, तो आप टैक्सेस को कम नहीं करोगे इस पॉइंट पे। मतलब कीनीजियन के हिसाब से आप स्पेंडिंग पे काम करोगे, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पे। तो ये तो हटा ही दो, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पे काम करोगे। तो क्या आंसर होना चाहिए अगर मुझे एडिशनल डिमांड क्रिएट करनी है? अगर मुझे एडिशनल डिमांड क्रिएट करनी है, बिल्कुल ए। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट शुरू करोगे तो फिर सारी इंडस्ट्रीज की डिमांड बढ़ेगी। रीट्रेनिंग वर्कर्स तो सप्लाई साइड पॉलिसी का पार्ट है, और ऐसी सोच जो है ना वो मॉनिटरिस्ट रखता है, ऐसी सोच मॉनिटरिस्ट रखता है, कीनीजियन नहीं रखता। सही है, क्लियर? ठीक है। 24 The graph shows the changes in the unemployment rates in country X, Y, and Z. The period 2000-2010, all three countries faced recession between 2008 and 2010. सही है, तो 2008 पे इसने एक डॉटेड लाइन बना दी है कुछ इस तरीके से। 2008 से 2010 रिसेशन था, रिसेशन के टाइम पे जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, क्योंकि इसने मुझे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट दिया हुआ है। Which conclusion can be drawn from the graph about the period from 2000 to 2010? सही है। All three countries experience an upward trend in unemployment. नहीं, upward trend तो किसी का नहीं था भाई, इसका डाउनवर्ड ट्रेंड है, इसका भी डाउनवर्ड ट्रेंड है काइंड ऑफ, इसका थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड है, तो सबका डाउनवर्ड ट्रेंड, मतलब सबका अपवर्ड ट्रेंड नहीं है। कंट्री एट द हाईएस्ट नंबर, नंबर तो आप बता ही नहीं सकते, मुझे परसेंटेज दिया हुआ है।
नंबर तो आप बता ही नहीं सकते, मुझे परसेंटेज दिया हुआ है। इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट द कंट्री लीस्ट हार्म्ड बाय द रिसेशन वाज कंट्री वाई। यस, क्योंकि अगर आप कंट्री वाई में नोटिस करो, कंट्री वाई में आप नोटिस करो, साला रिसेशन के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट गिर रहा है, रिसेशन के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट गिर रहा है, बाकी दो कंट्रीज का नोटिस करो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि कंट्री वाई वाज द लीस्ट हार्म्ड जब रिसेशन थी। द टोटल नंबर आप बता ही नहीं सकते, परसेंटेज है। सही है, क्लियर? ये तो बहुत रिपीटेड एमसीक्यू है। लेबर प्रोडक्टिविटी सबसे कम कब होगी? जब एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा हो और आउटपुट सबसे कम हो। ये बहुत रिपीट हुआ एमसीक्यू भाई, ये कराने की जरूरत नहीं है। 2012 इसका आंसर है। सही है। डिक्रीज बोला है, डिक्रीज। डिक्रीज जब आपका एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा और आउटपुट बहुत कम हो, इसका मतलब है आपका लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम है। सही है। Recently, among European countries, Netherlands had the highest percentage of part-time employees and an average working week for all employees of 32 hours. Greece had a smaller percentage of part-time employees, but an average working week of for all employees of 41 hours. सही है। तो नेदरलैंड्स में जो है वो क्या हो रहा है? पार्ट टाइम वर्कर ज्यादा है। सही है, हायर परसेंटेज ज्यादा है, और ग्रीस में जो है वो परसेंटेज कम है। सही है, पार्ट टाइम वर्कर्स का। What conclusion may be drawn from this information? Greece has a higher percentage of its workforce in full-time employment rather than Netherlands. क्या ये सच है? अगर ग्रीस में पार्ट टाइम वर्कर कम है तो फुल एम्प्लॉयमेंट वाले ज्यादा होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर ग्रीस में पार्ट टाइम वर्कर की परसेंटेज कम है तो फुल एम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज ज्यादा होगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। नेदरलैंड में अगर पार्ट टाइम ज्यादा है तो फुल एम्प्लॉयमेंट कम होगा। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, तो ए आंसर होगा। और परसेंटेज भी बोला हुआ है इसने, अगर नंबर बोलता तो गलत कर देते। ऑन एवरेज पार्ट टाइम एम्प्लॉयज वर्क लॉन्गर इन ग्रीस देन इन नेदरलैंड्स। मुझे एवरेज इससे दिया हुआ नहीं है, मुझे इससे अमाउंट स्पेसिफिक नहीं दी हुई, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ वर्कर्स भी चाहिए होंगे। द एवरेज वर्किंग वीक इन ग्रीस फॉर फुल टाइम एम्प्लॉयज का डेटा नहीं दिया हुआ है। देयर आर मोर पार्ट टाइम एम्प्लॉयज, नंबर नहीं दिया हुआ है। मोर पार्ट टाइम एम्प्लॉयज, परसेंटेज दिया हुआ है, नंबर नहीं दिया हुआ। सही है, तो आपका आंसर होगा ए। क्लियर? 27 in 2017 a report suggested that 2030 automated robots could threaten 33%। सही है, 2 मिनट। अच्छा, a report suggested that 2030 automated robots could threaten 33% of existing jobs in the UK, compared with 38% in the US and 21% in Japan. Manufacturing and retail jobs face the greatest threat. Which type of unemployment is illustrated in the above paragraph? हाँ भाई, कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है ये? डिमांड डेफिशिएंट तो नहीं होगी, ना फ्रिक्शनल है ना सीजनल है, स्ट्रक्चरल में होता है ये, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। यस, आंसर विल बी डी। सही है, 27 का आंसर विल बी डी। 28 ये देख लो क्या लिखा हुआ है। विच डायग्राम शोज द इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसी ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब मनी सप्लाई जो है वो क्या हो रही है? क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या हो रही है? मनी सप्लाई आपकी बढ़ रही है। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग में आपकी मनी सप्लाई बढ़ती है, तो क्या आंसर होगा? मनी सप्लाई बढ़ती है ना, तो क्या आंसर होगा? मनी सप्लाई आपकी बढ़ रही है, तो आंसर विल बी ए। सही है, सिंपल। ठीक है, और which macroeconomic policy is most likely to be used as a long run means of reducing inflationary pressures? लॉन्ग रन पॉलिसी क्या होती है? इन्फ्लेशनरी पॉलिसी इसकी लॉन्ग रन पॉलिसी, अगर मुझे इन्फ्लेशन को कम करनी है, सप्लाई साइड पॉलिसी। यस, क्योंकि सप्लाई साइड पॉलिसी में आप एलआरएस को बढ़ाते हो ना। व्हाट में प्रिवेंट अ गवर्नमेंट अचीविंग अ फास्टर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? व्हाट विल प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करेगा? कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट आर इंटरेस्ट इलास्टिक, ये तो प्रिवेंट नहीं करेगा मुझे। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज बिलो इट्स टारगेट रेट। लेट्स से सेंट्रल बैंक का टारगेट है 2%। सही है, और मैं करेंटली 0.5% पे हूँ, तो इसका मतलब है मैं 2% पे जा सकता हूँ ना, तो इन्फ्लेशन आएगी। सी होगा, द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग इन द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई करती है। आप अपने पोटेंशियल पे ऑपरेट कर रहे हो, पोटेंशियल पे ऑपरेट कर रहे हो तो ग्रोथ कैसे आएगी? द इकोनॉमी इज अ लार्ज नेगेटिव आउटपुट गैप। नेगेटिव आउटपुट गैप का मतलब है डिफ्लेशनरी गैप, और अगर आपकी इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप है देन यू कैन इजीली ग्रो। सही है, ग्रो करने में कोई मसला नहीं होगा। ठीक है,